नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपी टेट के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, हम इसमें एमपी टेस्ट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, हम इसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। साथियों, हम इसमें हिंदी के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, बहु विकल्पित क्वेश्चन है। इसके एक आंसर होगा। साथियों, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय पिछले तक का समय क्या माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक के पीछे का समय क्या माना जाता है। आधुनिक काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल और आपका 4th नंबर है ऋषि काल। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, भक्ति काल इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिख रहा है, जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और सुखात्मक करने की वाणी को दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसे तुच्छ व्यक्ति वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। कविता उच्चारण से उदार एवं निस्वार्थ हृदय की उपज है। तो इस पैराग्राफ को आपको साथियों 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन अब आपके यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है, हमारे सामने प्रश्न है, सत कवि की क्या विशेषताएं होंगी। ठीक है, सत कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्ता प्रवाह करता है। सत कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का वियुक्त प्रवाह करता है। सी नंबर, सत्य कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह नहीं करता और सत कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करता है। तो सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। सत कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सही विकल्प बताइए। नाटक में डैश का ध्यान अधिक रखा जाता है। ठीक है साथियों, नाटक में डैश का अधिक ध्यान रखा जाता है। परिहास, प्रभाव, प्रभास और प्रवास। सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रभाव इसका सही उत्तर होगा कि नाटक में सबसे ज्यादा प्रभाव का ध्यान जो है रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अंग्रेजी से कौन सी नई ध्वनि हिंदी में आई। ओ, ओ, आ और आ। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों सी, इसका सही उत्तर होगा। 3rd नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जो है अंग्रेजी के शब्द से हिंदी ध्वनि में आई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों, रासो काव्य परंपरा की प्रवृत्ति निम्न में से कौन सी है। ठीक है, रासो काव्य परंपरा की प्रवृत्ति निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए है रस्यानुभूत, ऐतिहासिक कार का भाव, दार्शनिक मान्यताएं और डी नंबर है आपका ज्ञान की महानता। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ऐतिहासिक कार का अभाव इसका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। पराजित और निराश उत्तर भारत के चौथे महान धर्म सुधारक की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिलती है। उपयुक्त कथन इनमें से किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर नागेंद्र और डी नंबर है आपका राजा डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर होगा सही उत्तर, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है, यही जनतंत्र भारत में राजभाषा ही होगी, यह कथन किसका है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर होगा। यह कथन साथियों किसने दिया था, तो श्री राजगोपालाचारी ने दिया था।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे साथियों कि संक्षिप्त में अभिलाषा एक ऐसी रचना से है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से साथियों सही उत्तर बताना है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। ऑप्शन ए है जिसमें किसी द्रव्य, लेख, निबंध और अनुच्छेद आदि को व्यक्त किए गए भावों को सापेक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। बी नंबर है जिसमें किसी व्यक्तिक, लेख, निबंध और विच्छेद आदि के व्यक्त किए गए भावों को सापेक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। सी नंबर है जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि के व्यक्त किए गए भावों को सापेक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। और डी नंबर है जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों के विस्तार को प्रस्तुत किया जाता है। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि को व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है साथियों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प क्या होगा? व्यवसायिक क्षेत्र में संक्षेप एक डैश के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है परिभाषिक शब्द, बी नंबर है अपरिभाषित शब्द, सी नंबर है व्याकरणिक शब्द और डी नंबर है व्यापारिक शब्द। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर होगा परिभाषिक शब्द, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिख रहा है, सही विकल्प ही आपको बताना है। संक्षेप शब्द जो है अंग्रेजी के प्रेसी शब्द है साथियों, का हिंदी अनुवादन है, तो प्रेसी का मूलक क्या होगा? ठीक है, तो ग्रीक भाषा के प्रोड्यूसर से बना है, फ्रेंच भाषा के प्रोड्यूसर से बना है, चाइनीज भाषा के प्रेसिड्यूसर से बना है, या फोर्थ नंबर है लैटिन भाषा के प्रोड्यूसर से बना है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, फ्रेंच भाषा के प्रोड्यूसर से बना हुआ है प्रेसी शब्द। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिख रहा है कि डैश में प्रशंसनिक कथाओं का अवसर नहीं होता है। ऑप्शन ए है कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कहानी, इसका सही उत्तर होगा कि कहानी में प्रशंसनिक कथाओं का जो अवसर है वो नहीं होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। शब्द से उत्पन्न प्रतीत ही डैश कहलाता है? वाक्य, अर्थ, रीति, ध्वनि। तो शब्द से साथियों आपका अर्थ जो है वो प्रतीत होता है। अगला सवाल पे चलते हैं साथियों। अगला सवाल है कि उपन्यासकार तिथियों और नामों की कल्पना कर डैश करता है? असंभावित सत्य का चित्रण, संभावित असत्य का चित्रण, संभावित सत्य का चित्रण और डी नंबर है अंचभित शब्द का चित्रण। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट, सी नंबर संभावित सत्य का चित्रण उपन्यास जो है वो करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर है साथियों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन हमारे सामने कि डैश में किस घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है? विवरणात्मक निबंध, कथनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। तो सही उत्तर होगा वर्णनात्मक निबंध, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। डैश में किस विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है? ठीक है साथियों, तो विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक निबंध। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा विचारात्मक निबंध, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप क्या होता है? अलकृत बिंब, स्पर्श बिंब, दृश्य व्यापक बिंब और सांस्कृतिक बिंब। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका सही उत्तर होगा साथियों अलकृत बिंब जो है ये इसका क्या होता है साथियों? सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। उपन्यास के कथानक को तीन प्रधान भागों में बांटा जा सकता है।
कथोपकथन, मध्य या विकास और परिणाम या समाप्ति। बी नंबर है प्रारंभ या प्रस्तावना, उद्देश्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। सी नंबर है प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास। सी नंबर है आपका परिणाम या समाप्ति। डी नंबर है प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, उद्देश्य। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास या परिणाम या समाप्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, डैश जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रिया, कलात्मक, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तब वह प्रतीक कहलाता है। अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के अदृश्य या अप्रत्यक्षता के कारण, अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के अदृश्यता या अप्रत्यक्षता के कारण। सी नंबर अपने रूप, गुण, कार्य, विशेषताओं के अप्रत्यक्षता के कारण। और डी नंबर आपका है अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के अदृश्य या अप्रत्यक्षता के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के अदृश्यता या प्रत्यक्षता के कारण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की से कौन सी ध्वनि हिंदी में आकर मिली है? ठीक है साथियों, क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ज, फ, फ, क, ख, ज, और डी नंबर आपका क, ख, ग, ज और फ। तो साथियों मध्यकाल में फारसी में क, ख, ग, ज और एफ, ये जो चार हमारी ध्वनि है ये हिंदी में आकर मिली है साथियों। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो में लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रगोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ विडंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कार्यात्मक या पूर्णतः स्पष्टता करना, कुरूप, सौंदर्य या दुष्य के हृदय विकारी बनाना, भाव को संप्रेषित तथा उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों कुरूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय में विकार बनाना, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निहस काल हिंदू, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचार वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी थी? 9000 से 1350 ईस्वी। इसके बाद है साथियों 1100 से 1350 ईस्वी, 1000 से 1350 ईस्वी, 1000 से 1700 ईस्वी। सही उत्तर होगा 1000 से 1350 ईस्वी का जो मध्य का काल है साथियों, वो वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों कि प्रत्यय के आधार पर क, ख, ग और घ किस वेद के अंतर्गत आते हैं? तो संघर्षीय व्यंजक, प्रकंपित व्यंजक, स्पर्श व्यंजक और पार्श्विक व्यंजक। तो सही उत्तर होगा स्पर्श व्यंजक, इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। प्रत्यय के आधार पर व्यंजकों को कौन से वेद है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नास्किक, वाश्मिक, उत्तरचिक और पंखजित इत्यादि इसके सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है पास हो गए छात्र या हो गए।
तो साथियों इसमें छात्र पास हो गए का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? रामधारी दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो सुमित्रानंदन पंत को साथियों प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगले सवाल पे चलते हैं। किस कवित्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका करेक्ट आंसर है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि संज्ञा पदबद्ध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा वह, रात को पहरा देने वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा रात को पहरा देने वाला संज्ञा पदबद्ध बताने का वाक्य है। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? महाप्रस्तावना, अयन, सरबी और गुनाहों की देवता। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता। इसका प्रमुख रचना है साथियों जो नरेश मेहता जी ने लिखा हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? ठीक है साथियों, पहला लिखा हुआ है डूबते मसलूत, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें, दो एकांत। सही उत्तर होगा प्यासी पथराई आंखें, सही उत्तर हो जाएगा साथियों नागार्जुन ने लिखा था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? पारो, मेरा साक्षात्कार, बात की बात और इमरतिया। इसका सही उत्तर होगा मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण की लिखी हुई रचना है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद की लिखी रचना नहीं है? कल सुनाना मुझे, कर्मभूमि, सेवा सदन और निर्मला। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कल सुनाना मुझे। ये जो कविता है साथियों, ये जो रचना है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, अनविनती का प्रभाव, एक सूत्रता और तुकबंदी। इसका सही उत्तर होगा निबंध का जो विशेषता है साथियों वो तुकबंदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? व्यापारिक पत्र, समाचार पत्र, सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र जो साथियों वो पत्र का प्रकार नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु जो है वो पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? प्रभाविन्ति, सरल भाषा शैली, विचारों की स्पष्टीकरण और चरमोकर्ता। इसका सही उत्तर होगा चरमोकस। इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? एकांकी, विचारात्मक, वर्णात्मक और भावात्मक। सही उत्तर होगा निबंध का प्रकार एकांकी नहीं होता है साथियों। आपको साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेप का भेद है? मनीषी संक्षेप, आमुख, सी नंबर है मौखिक संक्षेप और शारीरिक संक्षेप। तो इसका सही उत्तर होगा शारीरिक संक्षेप, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्य द्वारा रचित है? तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहा है। विसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो और पृथ्वीराज रासो। तो विसल देव रासो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं के संबंधित में समावेश, चित्त शुद्धि और समाचार की आस्था, गुरु महिमा और उटलबासी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश।
अगले सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेप के संबंधित तथ्य नहीं है? ऑप्शन ए है सरल भाषा होनी चाहिए, भाषा मुहावरेदार एवं अलंकृत नहीं होनी चाहिए, ब्याज शैली नहीं होनी चाहिए, और डी नंबर है अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका सही उत्तर है थर्ड नंबर, ब्याज शैली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अधेर नगरी, नील देवी और भारत दुर्दशा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट आंसर है, अंधेरी नगरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्त्री विमर्श को आलोचित नहीं माना गया? प्रभा खेता, अनामिका, कात्यायनी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका सही उत्तर होगा साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोलियों के असंगत विकल्प आपको छांटना है साथियों, कि बोलियों के कौन से हैं विषम युग्म। तो पहला है मरवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी। बी नंबर है अवधी, बघेली, ब्रजभाषा। सी नंबर है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और डी नंबर आपका भोजपुरी, मगधी, मैथिली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका सही उत्तर होगा अवधी, बघेली और ब्रजभाषा, इसका सही उत्तर है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विस्मयात्मक वाक्य में से किस वाक्य में योग्य विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? बस करो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, बस करो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, बस करो तुम्हें कुछ नहीं आता, बस करो तुम्हें कुछ नहीं समझ में नहीं आता। तो विस्मयात्मक वाक्य साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका सही उत्तर है कि बस करो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों, कि राहुल संस्कृत्यायन में हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? पुष्प, कबीर, सलीभद्र सूरी और सहरपाद। इसका सही उत्तर होगा सहरपाद, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं कि विसल देव रासों के रचयिता क्या नाम है? जगनिक, चंद्र बरदाई, नरपति माल्य और दलपति विजय। तो इसका सही उत्तर होगा नरपति नाल्य, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि बिहारी सतसई का मूल्य रस क्या है? शांत रस, भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार। इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य का सही विकल्प क्या है? हिंदी की साहित्य कौन सी है? हिंदी की ध्वनि कौन सी है साथियों? स्वर, व्यंजक और अनुस्वार, स्वर, व्यंजक और विसर्ग, स्वर, व्यंजक, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कि हिंदी का ध्वनि कौन सा नहीं है? स्वर और व्यंजक। अगले सवाल पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, वाक्य भेद बताना है आपको कि हमने खाना नहीं खाया। इच्छावाहक वाक्य, संकेतवाहक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, इसका करेक्ट आंसर है निषेधवाचक वाक्य, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋष किस वर्णों के योग से बना है? ठीक है, आर प्लस आई, ऋषि प्लस ऋषि, आर प्लस सी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो साथियों ऋषि है, ये किस शब्द से बना हुआ है? आर और ई से बना हुआ। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि निबंध में लेखक का डैश झांकता हुआ होना चाहिए। व्यक्तित्व और निजीपन, पढ़ाई और लेखन कला, सी नंबर लेखन शैली और विचारण, प्रवणता और लेखन। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, करेक्ट आंसर होगा व्यक्तित्व और निजीपन निबंध के लेखक में झलकना चाहिए। ठीक है साथियों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 52 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल को स्वर्ण युग कहा गया? आधुनिक युग, आदिकाल,
भक्ति काल और फोर्थ नंबर है रीतिकाल। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका करेक्ट आंसर है हिंदी साहित्य के भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल को स्वर्णयुग कहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर है मिश्र बंधु नागिन, और आपका है गरसादत्त तासी। इसका सही उत्तर होगा गरसादत्त तासी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, हरिवंश राय बच्चन, और डी नंबर आपका है जयशंकर प्रसाद। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है साथियों? हरिवंश राय बच्चन इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अभिजात का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, चार आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है आल, बी नंबर उपयुक्त, उत्तमा, और फोर्थ नंबर है संभात। तो अभिजात का जो पर्यायवाची होगा साथियों फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका। चौथा नंबर को आपका ऑप्शन जो है सही है संभात। अगले सवाल पे चलते हैं। नाम उछालना मुहावरे का अर्थ है? बदनाम करना, बदनाम ना करना, नाम कमाना, सड़क पर गिरना। तो नाम उछालने का मुहावरा अर्थ हो जाएगा बदनाम करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले सवाल पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है साथियों। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा रचित साहित्य है? महादेवी वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद, नागार्जुन। इसका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। बेमेल वस्तुएं या मेल न होना किस मुहावरे का अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर, आड़े हाथों लेना, आसमान टूटना, आपके बाहर होना। तो इसका जो सही उत्तर होगा मुहावरे का जो अर्थ होगा साथियों आधा तीतर आधा बटेर, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नरोत्तम दास का साहित्य इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है ध्रुव चरित, नगर शोभा, रसिक प्रिया, और कनवावत। इसका सही उत्तर होगा ध्रुव चरित, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रहसन क्या होता है? इसका प्रकार, इसका पात्र जो है अपने तथा दूसरों के धूर्तता पूर्वक कृत्यों का आकाश भक्ति रूप में वर्णन करना, इसका कथनात्मक मिश्र होना, इसका हास्य प्रधान एकांकी होना, इसकी कथ वस्तु उत्परता, अथवा कवि वैकलित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका हास्य प्रधान एकांकी होता है। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। मिलते हैं हम तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।